हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद आर्यन और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको कलिंग के चेदी वंश के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई थी। आज हम आपके लिए लेकर के आए हिंद यवन वंश या हिंद यवन आक्रमण। इसे इंडो ग्रीक वंश भी कहा जाता है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो दिखाई दे रहा है वह है हिंद यवन वंश या हिंद यवन आक्रमण किस समय में जो उन्होंने जिन क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी उसका मैप है। और सामने जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं वह उस समय जो शासक हुए थे उन शासकों के हैं। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हिंद यवन शासक या इंडो ग्रीक शासक। दोस्तों, सबसे पहले आपको भारत पर आक्रमण हुआ था हिंद यवन का, उससे पहले कुछ और जानकारी आपको एक्स्ट्रा में दे देते हैं। भारत पर आक्रमण तो इंडो ग्रीक शासकों का बाद में हुआ है, और जो पहले इंडो ग्रीक शासक तो वो जब ही कहलाए हैं जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया है और भारत पर आक्रमण करने के बाद भारतीय संस्कृति को अपनाया है। उससे पहले वो ओनली यवन थे। जैसे कि यवनों का सबसे पहले जो शासक था वह था सिकंदर, जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ना जानता हो। सिकंदर वास्तविकता में ही एक महान शासक था, जिसे विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता है और सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्व विजय का सपना लेकर के निकला था और भारत को छोड़ करके इसने संपूर्ण विश्व को जीत लिया था। भारत के भी कुछ हिस्से को, थोड़े बहुत हिस्से को इसने जीत लिया था। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु के बाद इसका विश्व विजय का सपना अधूरा रह गया। उसके बाद इसका सेनापति था सेल्यूकस और इसका मित्र, जो इसके साथ इसके विश्व विजय के सपने में शामिल था, वह शासक बना और उसका उत्तराधिकारी भी घोषित हुआ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अपने मित्र के सपने को और अपने राजा के सपने को पूरा करने के लिए सेल्यूकस आगे बढ़ा और आगे सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर का पोरस से युद्ध हो ही चुका था। पोरस ने काफी वीरता पूर्वक युद्ध किया था, जिससे सिकंदर काफी प्रभावित हुआ था। सिकंदर ने कहा भी है कि अपने ही बराबर महान, अपने ही बराबर वीरता से युद्ध करने वाला व्यक्ति मैंने सिर्फ और सिर्फ अब तक भारत में ही देखा। सिकंदर ने पोरस से कहा भी था कि बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। युद्ध में जब पोरस हार गया तो उनके सामने सिकंदर ने प्रस्ताव रखा था, बताइए आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने बिना डरे सिकंदर के सामने कहा कि जिस प्रकार एक राजा को दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार मेरे साथ किया जाए। सिकंदर उसकी वीरता का कायल हो चुका था, इसलिए उसने सेम टू सेम उन्हीं शब्दों को अपनाते हुए उनके साथ एक राजा की तरह ही व्यवहार किया और एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें शासन भार चलाने के लिए दिया। अब देखिए दोस्तों, और आगे बढ़ गया सिकंदर। आगे देखिए दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु के बाद उनका मित्र सेल्यूकस शासक बना। हमको बता ही दिया। सेल्यूकस को रोकने के लिए हमारे आचार्य चंद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। आचार्य चाणक्य के, जिसको इन्होंने सिकंदर के विरुद्ध बचपन से ही तैयार किया था, चंद्रगुप्त मौर्य को, घरानंद और सिकंदर के विरुद्ध। तो इनको रोकने के लिए, इनके भारत विजय के सपने को तोड़ने के लिए सिकंदर वहां पर पहले ही डटे हुए थे। तो दोस्तों, सन 305 ईस्वी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें दोस्तों सेल्यूकस की पराजय हुई और परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। आगे देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य से उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह कर दिया सेल्यूकस ने, और दहेज में कंधार, काबुल, मकरान और हेरात प्रांत उन्हें दे दिए। जबकि दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है कि बदले में चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी प्राप्त कर लिए। दोस्तों, यूनानियों के या सीरिया वासियों के युद्ध में पराजय का या सेल्यूकस के युद्ध पराजय का महत्वपूर्ण कारण हाथी ही थे।
क्योंकि उस क्षेत्र में हाथी हुआ नहीं करते थे, और हुआ भी करते थे तो वो युद्ध में भाग नहीं लिया करते थे। और जहाँ तक जानकारी मिलती है वहाँ यही जानकारी मिलती है कि उस समय यूनान में हाथी हुआ ही नहीं करते थे, और वो इतने विशालकाय प्राणी से परिचित भी नहीं थे, जिसके कारण सिकंदर की सेना घबरा गई थी। परंतु सिकंदर काफी महान शासक था। ऐसा कहा जाता है कि वो घोड़े पर बैठ करके ही हाथियों को सूंड पकड़ के फेंक देता था, इतना ताकतवर था और इतना लंबा चौड़ा था। परंतु युद्ध ओनली शासक नहीं लड़ता दोस्तों, सेना भी लड़ती है। सेना पराजित हो चुकी थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने 500 हाथी अपनी लड़की का विवाह यानी कार्नेलिया का विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त कर लिए। यही चंद्रगुप्त मौर्य की गलती भी बताई जाती है कि हाथी नहीं देने चाहिए थे, परंतु इतिहास में ऐसा ही होता रहा है। इनके बाद जो अगले यूनानी शासक थे दोस्तों, वह डियोडोटस थे। क्या थे दोस्तों? डियोडोटस। डियोडोटस सेल्यूकस के समय यह सीरिया की साइड में बैक्टीरिया एक जगह है, बैक्टीरिया और पार्थिया, इन दोनों के मध्य में एक जगह स्थित है जिसे कहते हैं चूक। उस जगह पर इन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य घोषित किया था। किसने किया था दोस्तों? डियोडोटस ने। ठीक है दोस्तों, अगला शासक देखते हैं। अगला जो शासक है दोस्तों वह है डेमेट्रियस। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहीं से जो यूनानी शासक थे वह हिंद यवन वंश की जो शुरुआत हुई है वास्तविक रूप से वह डेमेट्रियस से हुई है। वास्तविक हिंद यूनानी शासक या हिंद यूनानी वंश का संस्थापक डेमेट्रियस ही है दोस्तों। यहीं से ही वास्तविक शुरुआत होती है इंडो ग्रीक वंश की। तो दोस्तों मौर्य उत्तर वंश या मौर्य उत्तर काल के बाद में भारत पर सफल आक्रमण करने वाले इंडो ग्रीक शासक जो थे सबसे पहले वे डेमेट्रियस थे। कौन थे दोस्तों? डेमेट्रियस। इन्होंने क्या करा था? हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश या हिंदू कुश दोनों ही नाम से जाना जाता है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला को पार करके पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र पर धावा बोल दिया। और पश्चिमोत्तर जो भारतीय क्षेत्र थे दोस्तों वह आपके सिंध और पंजाब थे। तो उन्होंने पश्चिमोत्तर भारतीय क्षेत्र पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया, और सिंध और पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और साकल को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों ये सामने आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है डेमेट्रियस का है। किसका चित्र है दोस्तों? डेमेट्रियस का। डेमेट्रियस के सिर पे आप लोग देख पा रहे होंगे इन्होंने एक हाथी की संरचना में, जिसकी सूंड भी आपको दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाथी की सूंड नमा एक मुकुट इन्होंने धारण किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको, शायद अब दिख जाए। तो हाथी की सूंड नमा इन्होंने जो राज मुकुट धारण किया हुआ है, ऐसा कहा जाता है कि हाथी नुमा टोपी उनका भारतीय क्षेत्र पर राज दर्शाती थी। क्या दर्शाती दोस्तों? राज दर्शाती थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कभी भी आ सकता है ये। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको आप अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना। ठीक दोस्तों, डेमेट्रियस के हमने विषय में आपको बता दिया। ये प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिन्होंने भारत में अपने पैर रखे थे मौर्य उत्तर काल के बाद। तो दोस्तों इसके बाद अगला जो शासक है वह यूके टाइडस। कौन था अगला शासक? यूके टाइडस। इन्होंने साकल को छोड़कर अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया। किसे राजधानी बना ली दोस्तों? तक्षशिला को। तक्षशिला क्या थी दोस्तों? तक्षशिला भारत के 16 महाजनपद, जैसे इस समय राज्य हुआ करते हैं उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जो कि एकमात्र ऐसा महाजनपद जिसकी राजधानी तो गांधार थी, और एकमात्र ऐसा महाजनपद था दोस्तों जो देश के बाहर स्थित था, और आसानी से इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने करा दोस्तों? यूके टाइडस ने। ठीक है दोस्तों, अगले शासक के बारे में आपको बताते हैं। मिनांडर, बहुत ही महान और इम्पोर्टेंट, जिसमें से अधिकतर कई बार प्रश्न पूछे गए। मिनांडर इंडो ग्रीक शासकों में सबसे प्रसिद्ध था मिनांडर, और दोस्तों ये डेमेट्रियस का सेनापति भी था। डेमेट्रियस की मृत्यु के बाद ये उत्तराधिकारी घोषित हुए और इन्होंने ही शासनभार संभाला। इन्होंने क्या करा? अपनी राजधानी सियालकोट, जिस साकल कहा जाता है जो कि डेमेट्रियस की राजधानी थी, उसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। भड़ौच बंदरगाह दोस्तों, तो भड़ौच के बाजार में उनके सिक्के चलते थे। किसके सिक्के चलते थे दोस्तों? भड़ौच के बाजार में मिनांडर के सिक्के चलते थे। बौद्ध ग्रंथ, 2 बौद्ध ग्रंथ, हीनयान, महायान महत्वपूर्ण। दोस्तों जो महायान बौद्ध ग्रंथ था उसके अंदर मिलिंद पानो इम्पोर्टेंट ग्रंथ, मिलिंद पानो में बौद्ध विद्वान नागसेन। दोस्तों काफी बार पूछा गया कि मिलिंद पानो
के अंतर्गत किस किस की बहस हुई थी। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, एक तो थे बौद्ध विद्वान नागसेन और दूसरे थे मिनांडर। इन दोनों के मध्य दार्शनिक विचारों को लेकर के विवाद हुआ था, विचार विमर्श हुआ था। आखिर में नागसेन जीते और नागसेन से प्रभावित होकर के मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। क्या कर लिया था दोस्तों? मिनांडर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, यानी कि धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का असर इन पर चढ़ने लगा था। यही वो वजह थी दोस्तों जो इस वंश को हिंद यवन वंश या इंडो ग्रीक वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। मिलिंदोपानो ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथ भी हमने आपको बता दिया है। मिलिंदोपानो मिलिंद के प्रश्नों का उल्लेख है। किसका उल्लेख मिलता है मिलिंदोपानो ग्रंथ में? जो मिलिंद थे या मिनांडर थे, मिनांडर के प्रश्नों का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। सर्वप्रथम भारत में हिंद यवन शासकों ने लेख मुक्त सिक्के, महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, लेख मुक्त सिक्के किसने चलाए थे भारत में? सर्वप्रथम लेख मुक्त सिक्के चलाने वाले हिंद यवन शासक थे। कौन थे दोस्तों? हिंद यवन शासक। आगे देखते हैं। अगोतोक्लिज, ये इस वंश का ही अगला शासक था। इसके समय महत्वपूर्ण क्या था दोस्तों? ने सिक्के चलवाए थे जिन सिक्कों पर कृष्ण और बलराम के चित्र अंकित थे। देखिए दोस्तों, ये दूसरा साक्ष्य जो ये प्रूफ पड़ता है कि शासक यूनानी थे और भारतीय संस्कृति, पहले आपने देखा बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा, अब देखिए यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा। उसी प्रभाव के कारण ही कृष्ण और बलराम, कृष्ण जो कि भारत की आत्मा कहे जाते हैं और बलराम जो कि उनके भाई थे, उनके चित्र अंकित करवाए थे। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वंश को भारत में काफी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। अगला शासक और अंतिम शासक हर्मियस। हर्मियस इस वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। हर्मियस के विषय में काफी जानकारी मिलती है। हर्मियस की जानकारी हमें जो आपका मालविका अग्निमित्र है उसमें भी मिलती है। मालविका अग्निमित्र, यवनों का जो पहला आक्रमण हुआ था वो शुंग वंश में अग्निमित्र यानी पुष्पमित्र शुंग के समय पर हुआ था दोस्तों। इसी को लेकर के एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है ध्रुवश्री, जिसमें यवन आक्रमणकारियों से लड़ने की पूरी जानकारी दी गई है। और मालविका अग्निमित्र में भी यवन आक्रमण की पूरी जानकारी दी गई, प्रथम यवन आक्रमणों की। ठीक है दोस्तों, और भी विभिन्न ग्रंथ हैं, गार्गी संवाद, उसके अंदर भी इनके विषय में जानकारी दी गई है। और आपको ब्रह्मीर ने कहा कि ज्योतिषी की जो शुरुआत की गई थी वह इन्हीं यवन वंश के द्वारा, यवनों के द्वारा की गई थी और अच्छा खासा ज्ञान था ज्योतिषी का यवन लोगों को। आगे देखिए दोस्तों, ये इस वंश के अंतिम शासक थे। हिंद यवनों का राज शक लोगों के आक्रमण से अंत हुआ और इसके बाद इक्की दुक्की जगह पर यूनानी समुदाय अपनी पहचान बनाए हुए थे। समय के साथ भारतीय समाज में इनका विलय हो गया, भारतीय समाज में मिलजुल गए, इसीलिए इन्हें हिंद और यवन वंश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में जाकर के बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।